गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शांति निकेतन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। माई सेल्फ प्रांजल, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। आज का जो हमारा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है 12th क्लास का, फिजिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग। ठीक है, जैसे कि जो आपका CWSN लिखा है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ब्रैकेट में जैसे दिव्यांग बोलते हैं ना, तो वो चीज़। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा फॉर दिव्यांग, यानी जो दिव्यांग जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का उनके लाइफ में महत्व क्या है और उनके दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, या व्यक्ति होते हैं, या स्टूडेंट होते हैं, तो उनको फिजिकल एजुकेशन उन्हें कैसे एक उनकी फिटनेस के लिए क्या रोल अदा करती है फिजिकल एजुकेशन, और उनके खेलों को कैसे कराया जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार कराया जाता है, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो इसका जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो तो होगा इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड जो पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर एंड टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स यूज, यानी आपके जो 3 टॉपिक हैं। फर्स्ट तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया आपकी बुक में, ठीक है, कि होता क्या है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। सेकंड आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। थर्ड है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी के प्रकार और उनके कारण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इट इज़ अ नेचुरल टू वांट एंड एक्सपेक्टेड टू बी अ हेल्दी इंडिविजुअल विदाउट फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन। नेवरदलेस देयर आर दोज अमंग us who have a disability or disorder, whether caused by genetics, environment factor or any other reason beyond their control. Some of us are visually impaired, others have the underdeveloped motor skills, a few suffer from intellectual disorder. This does not imply that a differently able does not have to a choice to have a physically active and productive life from which they can derive both the beneficial for exercise and emotional satisfaction. यानी देख लो क्या है, इट इज़ अ नेचुरल टू वांट एंड एक्सपेक्ट, यानी हर किसी व्यक्ति की कामना होती है कि उसका जो बॉडी है हमेशा स्वस्थ रहे। ठीक है, ये हर किसी की एक इच्छा होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा पूरी दुनिया में वो चाहेगा कि नहीं मैं बीमार रहना चाहता हूँ, नहीं मुझे अच्छा नहीं रहना। तो हर कोई क्या चाहता है कि हमें इतने यानी अपनी पूरी लाइफ में क्या है हम अच्छे से रहना चाहें, यानी हमें कभी बीमार नहीं। हर किसी की इच्छा होती है, डिज़ायर होती है। लेकिन क्या है, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विकलांग होते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे कि जो व्हील चेयर पर चलते हैं या बैसाखी के साथ चलते हैं। तो कुछ लोग हमारी यानी आसपास हम देखते हैं हमारे आसपास सामाजिक में कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, तो वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, उनका इन्वायरमेंट फैक्टर हो सकता है, एंड बियॉन्ड कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिन पर वो बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं कर सकते, यानी वो उन्हें जन्म से मिल सकती है, जब उन्हें पता ही नहीं है कि हो सकता है कि उनका लक है कि उन्हें ऐसी शरीर मिला। ठीक है, तो ये सारी कुछ लोग ऐसे हैं। सम ऑफ आर विजुअली इम्पेयर्ड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, आप देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं देख नहीं सकते हैं। अदर हैव अनडेवलप्ड मोटर स्किल, एंड कुछ ऐसे हैं जो अविकसित हैं, यानी कर नहीं सकते, अपनी बॉडी उनकी अविकसित है। ठीक है, अ फ्यू सफर फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, कुछ ऐसे हैं जो बौद्धिक रूप से, यानी उन्हें बौद्धिक रूप से विकार है, यानी डिसऑर्डर है उन्हें। ठीक है, तो डज नॉट हैव टू चॉइस हैव अ फिजिकली एक्टिव एंड प्रोडक्टिव, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो खेल नहीं सकते या खेलों में भाग नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। वो भी अपनी लाइफ में खेलों का मनोरंजन यानी जो आनंद उठा सकते हैं, बट उनका क्या है, उनका खेलने का तरीका और उनका जो खेलने की स्टाइल होती है उसको चेंज कर दिया जाता है एज अ फिजिकल एजुकेशन में। बट उनका भी क्या होता है, आपने सुना होगा पैरा ओलंपिक का, आपने जैसे आपके हमारे समर एंड विंटर ओलंपिक होते हैं, वैसे हमारे होते हैं पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक भी 4 साल में एक बार होते हैं, तो उनका आयोजन कराती है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उनका भी आयोजन कराती है। तो उनमें वही लोग खेलते हैं जो दिव्यांग लोग होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा टीवी पे व्हील चेयर खेल के कोई टेनिस खेलता है, या आपने देखा होगा व्हील चेयर वॉलीबॉल खेलते हैं। तो वो सारा क्या होता है, वो पैरा ओलंपिक में ही आता है। ठीक है, we now have organized sport for differently abled people. This is divided into 3 groups: the hearing impairment, a deaf sport person with physical disability, and sport person with intellectual disabilities. यानी जो हमारी कमेटी है जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं वो क्या 3 तरीके में डिवाइडेड है। यानी एक तो हो गया हेयरिंग इम्पेयर्ड, जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, उनका
ऐसे स्पोर्ट पर्सन होगा। कुछ ऐसे हैं जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें, यानी फिजिकल शारीरिक रूप से विकलांग या शारीरिक रूप की कमी है उन्हें, उनके। एंड थर्ड होता है स्पोर्ट पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यानी जो बौद्धिक रूप से कमज़ोर हैं उनके। इस तरीके से 3 ग्रुपों में आपकी जो बांटा हुआ है स्पोर्टों को, ठीक है। मैनी अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज हैव बीन मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंटली एबल टू, दे कैन ऑल्सो हैव सम एक्सेस टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट एंड देयर नॉन डिसेबल्ड पीयर्स, यानी उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ करी जाती हैं अलग, यानी उन लोगों के लिए अलग से कि वो दुनिया में अपनी भी स्पोर्ट्स की जो उनकी कला है उसको वो दिखा सकें। उनकी इच्छा को मरना नहीं है, वो भी अपनी कला को दिखा सकें। ये नहीं है कि अगर वो विकलांग हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या बौद्धिक रूप से कमज़ोर हैं तो उन्हें खेलने का कोई हक नहीं है या वो खेल नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सुना होगा कि दिव्यांगों की हमारी क्रिकेट की टीम है, टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे ही टेनिस के प्लेयर हैं, यानी हर गेम में उनका भी एक अलग से कोटा होता है, अलग से उनका रिजर्वेशन होता है, वो भी खेलते हैं और वो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, ठीक है। डिसेबिलिटीज तो आप हर कोई समझता है, डिसेबिलिटी क्या होती है, विकलांगता या अक्षमता, एंड डिसऑर्डर क्या होता है, विकार, ठीक है। तो दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, छोटी सी हेडिंग है बट दो आ जाती है कभी चैप्टर में और आती ही है ज़्यादा एक नंबर में। तो देखते हैं डिसेबिलिटी। द वर्ड डिसेबिलिटी रेफर्स टू द इनवेलिटी और इनकम्पिटेंसी ऑफ परफॉर्मिंग एनी फंक्शनल वर्क बाय द बॉडी। It is actually the consequence of any impairment causes to the functional ability of the person. Disability can be present in the person by birth or can also be due any unforeseen situation during her lifetime. Disability can be seen in the area of physical, mental, sensory, cognitive, intellectual development or may be combination of some or few of these. It actually affected the person's life activity. In simple word, disability can be understood the condition of person where she is unable to perform day-to-day common tasks due to functional disability of any body system. Disability can also be seen as the outcome any disorder. यानी देखते हैं क्या है, the word disability refers to the inability or incompetency performing any functional work of the body. यानी disability का मतलब क्या है, एक तरीके से रुकावट, यानी क्या है, एक तरह से एक अधूरापन है, यानी वो एक रुकावट है आपके जीवन में, जो आपके बॉडी में, बॉडी की जो फंक्शनल कार्य होते हैं, जो हमारे बॉडी के हम काम करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कोई चीज़ उठानी, तो मैं नॉर्मल गया, मैंने उठा ली, ठीक है। अगर मेरे हाथ में डिसेबिलिटी है या मेरे बॉडी में डिसेबिलिटी है तो उसी काम को करने में मैं क्या असमर्थ रहूँगा, ठीक है, यानी मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। तो डिसेबिलिटी का मतलब ही यही है कि वो आपके फंक्शनल जो बॉडी के कार्य हैं, जो आपकी एक्टिविटी है उसको कम कर देती है और कहीं हद तक रोक देती है। तो डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, आपकी बॉडी में रुकावट, यानी आपके जो दिनचर्या की लाइफ है उसमें रुकावट ला देती है, ठीक है। एंड डिसेबिलिटी कैन बी सीन इन द एरिया ऑफ फिजिकल, यानी डिसेबिलिटी फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, सेंसरी होती है, कॉग्निटिव हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ फ्यू ऑफ दिस। यानी डिसेबिलिटी फिजिकल, जैसे शारीरिक रूप से भी हो सकती है, मानसिक रूप से भी होती है, ठीक है, संवेदनशील भी हो सकती है और बौद्धिक रूप से भी हो सकती है, एंड आपकी संज्ञानात्मक रूप से भी हो सकती है। तो डिसेबिलिटी कई तरीके की हो सकती है। इट एक्चुअली अफेक्टेड द पर्सन लाइफ एक्टिविटी, यानी इट एक्चुअली अफेक्टेड द पर्सन लाइफ एक्टिविटी, जो व्यक्ति के जीवन काल की जो क्रियात्मक क्षमताएं जो करने की चीज़ हैं उनको उनमें रुकावट ला देती है, ठीक है। इट द सिंपल वर्ड डिसेबिलिटी कैन बी अंडरस्टूड द कंडीशन ऑफ अ पर्सन is unable to perform the day-to-day common task due to functional disability of any body system. यानी परफॉर्म द day-to-day common task, यानी जो आपके दिनचर्या, जो रोज की आपकी लाइफ स्टाइल होती है, उसके छोटे छोटे जो आप काम करते हैं, अपनी बॉडी से काम करवा लेते हैं, जिन्हें आपको उनके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, आप नॉर्मली कर लेते हैं। लेकिन डिसेबिलिटी वाला जो पर्सन होता है ना, उसको ये काम करने के लिए सोचना पड़ता है कि मैं कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये उन टास्कों में, यानी डिसेबिलिटी एक तरीके आपकी लाइफ में रुकावट पैदा कर देती है, ठीक है। वही रुकावट क्या होती है कि उससे क्या होता है कि आप में हमारा डिसमोटिवेशन आता है,
ठीक है। डिसमोटिवेशन क्या आता है कि सबको देख के कि यार वो लोग तो नॉर्मली काम कर लेते हैं, मेरे को ये काम करने में सोचना पड़ता है। तो ये डिसेबिलिटी व्यक्ति के जीवन में रुकावट पैदा कर देती है, उससे वो भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से भी काफ़ी दिक्कत में आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिसेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ डिसेबिलिटी की डेफिनेशन है। फ्यू डेफिनेशन द कैन हेल्प द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी बेटर आर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये है, अ डिसेबिलिटी इज द रेस्ट्रिक्शन और लैक of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being। यानी जैसे ही मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया कि वो आपकी यानी डिसेबिलिटी का मतलब क्या, वो एक डेफिनेशन में पूरा कर दिया। यानी वो एक रुकावट होती है, रेस्ट्रिक्शन और लैक, यानी वो आपकी जीवन में रुकावट या आपकी बॉडी के जो सिस्टम है उसको प्रभाव डालती है, और आप और अलग लोगों से जो एक कंपैरिजन करें तो उनसे अलग हटके आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो रुकावट, तो वही मतलब है आपका। ठीक है, तो आप कोई भी डेफिनेशन इसमें याद कर सकते हैं, एक नंबर में आ जाती है। अब बात आती है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर पर हम आते हैं। डिसऑर्डर भी सेम हल्का सा इससे अलग है। डिसऑर्डर को हम विकार बोलते हैं, यानी एक बीमारी हो गई डिसऑर्डर। ठीक है, तो देखते हैं। सिंपली पुट, अ डिसऑर्डर इज द इलनेस और डिसफंक्शनल फैक्टर द इफेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल। इट कैन बी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। यानी सिंपली पुट, अ डिसऑर्डर इज द इलनेस और अ डिसफंक्शनल, यानी एक तरीके से ये क्या एक बीमारी है, इलनेस है। ठीक है, डिसफंक्शनल फैक्टर दैट इफेक्ट, और वो किस पे इफेक्ट डालती है, हमारे फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, यानी वो हमारा मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम पे प्रभाव डालती है, एंड साइकोलॉजी यानी फिजियोलॉजिकल रूप से भी। ठीक है, तो दोनों तरफ से हमारे यानी मान लो यानी सीधा सिस्टम है। अगर हमारा मानसिक रूप से हम किसी चीज़ के बारे में चिंता करते हैं कि हम बहुत किसी के बारे में सोचते हैं, यानी किसी चिंता करते हैं किसी की, वो क्या होता है हमारा मानसिक यानी साइकोलॉजी रूप से, तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो एक जैसे मान लो कि हमें कोई एक बीमारी हो गई, ठीक है, कोई डेंजरस बीमारी हो गई, अब हम क्या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या होता है साइकोलॉजिकल रूप से भी हम कमज़ोर हो रहे हैं और फिर फिजिकली रूप से भी कमज़ोर हो रहे हैं। तो वो एक तरीके का डिसऑर्डर है, वो ये आपकी इलनेस है। ठीक है, जैसे होता है ना कि हमें कभी बुखार आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, तो लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, मैं आगे काम कैसे करूँगा, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, तो उसको हम सोचते हैं। तो क्या होता है हम साइकोलॉजिकल रूप से भी कमज़ोर हो रहे हैं एंड फिजिकली रूप से भी कमज़ोर हो रहे हैं, तो वही चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं, और ये आपकी स्ट्रक्चरल यानी दो तरीके हैं। इट कैन बी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी संरचनात्मक भी होती है और क्रियात्मक भी होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर इज विजिबल, यानी जो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर होता है, जो संरचनात्मक होता है, वो आपका दिखाई देता है। सम पार्ट और अदर ऑफ द बॉडी इज ओवरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज द कंसिडर फिजियोलॉजिकली नॉर्मल, और इट कैन बी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। Disorder of the mind, structural disorder can be their physical structure of the affected individual or cause of intellectual deficiency, यानी ये जो आपका स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर होता है वो नॉर्मली रूप से आपका दिखाई देता है, सामने से कोई भी आपसे कोई भी देख सकता है। ठीक है, एंड इट्स द कंसीडर फिजियोलॉजिकल नॉर्मल और इट कैन बी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कहीं कहीं क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल तो आप लगते हो कि नॉर्मल सही हो, लेकिन क्या साइकोलॉजिकल आप डिसऑर्डर में आते हो। ठीक है, क्योंकि हम मानसिक हम सोचना बंद नहीं करते हम कभी, क्योंकि हम कभी हमारा माइंड कभी रुकता नहीं है, जब हम सो रहे हों या जाग रहे हों, जब भी हम जागे तो हम उसी चीज़ पर कर रहे हैं तो हम जाग जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल हम उसे नहीं कर सकते, एक बार को फिजिकली हम उसको सही कर सकते हैं, और साइकोलॉजिकल जो हमारे अंदर चल रहा है उसको हम नहीं रोक सकते। ठीक है, एंड डिसऑर्डर ऑफ द माइंड, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर कैन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इफेक्टेड, यानी जो संरचनात्मक डिसऑर्डर है वो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट डालता है। किसके कारण? इंटरएक्चुअल डिफिशिएंसी, यानी बौद्धिक रूप से जो हम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो सोचने समझने की शक्ति हमारी कम हो रही है, तो उसके कारण हमारा जो शारीरिक स्ट्रक्चर, शारीरिक जो हमारी यानी शारीरिक जो हमारी बॉडी है, यानी उस पर भी हमारे पे इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। अब आता है आपका फंक्शनल डिसऑर्डर, यानी क्रियात्मक विकार। फंक्शनल डिसऑर्डर इज द डिफरेंट इन द सेंस
that is the less noticeable rather in the inner chemistry of the system is distributed by the malfunctioning of an the organ of hyposection of the chemical in the body। यानी जो फंक्शनल डिसऑर्डर है उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी इनर ऑर्गन जो बॉडी के अंदर केमिस्ट्री ऑफ द सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूट बाय द मेल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन और हाइपोसेक्शन ऑफ द केमिकल इन द बॉडी। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा पोषण हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। The consequence of the such a disorder can be seen in deviation from the normal functional ability of the conceived system of the body, made with the speech, behavior, understanding, responsible reaction time, motor coordination। and इस disorder के कारण क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है वो भाषण देने में, स्पीच देने में थोड़ा सफल नहीं होता, बिहेवियर उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग समझने और रिस्पॉन्सिवनेस, वो किसी क्रिया को किसी भी क्रिया का अभिक्रिया करनी है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, रिएक्शन टाइम, उसका जो रिएक्शन टाइम होता है वो भी कम होता है, मोटर कोऑर्डिनेशन, जो गामक जो उसको क्रियात्मक एक आपस में संजय में बनाना होता है वो भी बनाने में, वो आपके संबंध जो होते हैं वो भी बनाने में विफल रहता है। तो ये डिसऑर्डर कहीं ना कहीं डिसऑर्डर, आई होप कि आपको डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिसऑर्डर भी क्या है, डिसऑर्डर एक पर्टिकुलर किसी अंग पे या किसी चीज़ को, या तो उसका जो बढ़ता हुआ रूप है वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। पहले क्या डिसऑर्डर से शुरुआत होगी, लेकिन आगे चल के क्या होगा, वो डिसऑर्डर ही बढ़कर किसका रूप ले लेती है, डिसेबिलिटी का रूप ले लेती है। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर ईजिली से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए। डिसऑर्डर में क्या आपका फंक्शनल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर वो है जो ऐसे हम देख सकते हैं आसानी से, लेकिन फंक्शनल डिसऑर्डर ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपसे आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जो हमारी की थर्ड हेडिंग है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इट्स क्यूजेस, यानी उसके कारण क्या है और कितने तरीके की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके कोर्स में जो है वो 3 तरीके में बटी हुई है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक आपकी हो गई, एंड डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, एंड फिजिकली आपकी शारीरिक अक्षमता, ठीक है। तो अभी हमने डिसेबिलिटी के बारे में तो पढ़ लिया, डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लिया। अब आता है उसके कारण। तो तीन तरीके से बटी हुई है आपकी। नंबर फर्स्ट है आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटी यानी संज्ञानात्मक। द वर्ड कॉग्निटिव इज द रिलेटेड टू द एरिया ऑफ मेंटल फंक्शन डीलिंग विद लॉजिक, the processing of information received by the various sensory organ, and individual having cognitive disability will face problem while assimilating, storing, processing and production information। यानी देख लो, the word cognitive is related to the area of mental function dealing with logic, यानी ये जो आपकी डिसेबिलिटी है कॉग्निटिव, वो आपकी किससे है, मेंटल फंक्शन यानी आपके मानसिक जो क्रिया उससे वो है, जिसमें आपके लॉजिक, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान, रिसीविंग बाय द वेरियस सेंसरी ऑर्गन, जो कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं उनसे जो क्रिया आती है फिर उनकी हम अभिक्रिया करते हैं, तो उससे रिलेटेड है। द इंडिविजुअल हैविंग कॉग्निटिव, जिस व्यक्ति को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है तो उसे विल फेस प्रॉब्लम वाइल एसिमिलेटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन विच में फर्दर लीड टू डिफिकल्टीज एट परफॉर्मिंग मोटर फंक्शन। Cognitive disability hamper the individual capacity to acquire knowledge, pay attention, make judgment, coordinate their physical action, articulate speech। यानी जिन व्यक्ति को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है, जिस बच्चे या जिस स्टूडेंट को होती है, तो वो क्या होता है, इन सारी चीज़ों यानी पे अटेंशन, मेक जजमेंट, यानी वो एक उसमें एक फोकस करने की कमी होती है, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाता, बोलने में दिक्कत होती है, स्पीच, एंड कोऑर्डिनेट देयर फिजिकल एक्शन, यानी वो अपनी शारीरिक जो क्षमता होती है उनमें असमंजस की भावना नहीं रख सकते कहीं पे भी, ठीक है। तो ये सारी जो ये दिक्कतें आती हैं वो किस में आती हैं, जिन्हें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है। अब इसमें भी आपके 3 पॉइंट हैं कि यानी क्लासीफाई कर दिया ना, बांट दिया 3 तरीके से। मेमोरी डिसऑर्डर, यानी मेमोरी डिसऑर्डर में क्या आता है, जो भूलने की चीज़ होती है मेमोरी, देखते हैं। एंड हाइपर एक्टिविटी एंड डायस्लेक्सिया, 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेमोरी डिसऑर्डर,
Impairment in the storage, retention of recollection of information. This can be caused by the disease such as Alzheimer और फिजिकल ट्रॉमा ब्राउट ऑन द हेड इंजरी। यानी ये जो मेमोरी डिसऑर्डर होता है, एक बीमारी एल्जाइमर जो कि हेड की इंजरी होती है, ये किस कारण से भी हो सकती है, आपके हेड में इंजरी, जब हेड में जैसे आप बहुत ज़्यादा गिर गए हो सिर के उससे, या सिर आपका किसी दीवार में पड़ गया हो, तो उसके कारण भी आपको ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो जाती है, मेमोरी डिसऑर्डर। इसमें क्या है, आप कुछ भी चीज़ याद नहीं रख सकते, अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है, अपने मस्तिष्क में स्टोर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, कि आपसे जिनको ये कॉग्निटिव डिसऑर्डर होती है, मेमोरी डिसऑर्डर होता है, तो उन्हें भूलने की आदत होती है, वो अपने कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है, तो इसे एल्जाइमर बोलते हैं, सच एल्जाइमर। हाइपर एक्टिविटी, असक्रियता, इनएबिलिटी टू मेंटेन फोकस एंड अटेंशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यानी उसमें क्या होता है, आप कहीं पर भी फोकस एंड अटेंशन नहीं कर सकते। जिन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी, बहुत ही हाइपर एक्टिविटी होती है, वो कहीं हमेशा उछलते कूदते रहते हैं, ठीक है, तो उनमें ये कमी होती है। नंबर है डायलेक्सिया। डायलेक्सिया क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग विच लीड टू इनएबिलिटी टू कंपेयर रिटन टेक्स्ट टू स्पेल एंड राइट एक्यूरेटली। यानी इन बच्चों में क्या होता है, वो पढ़ने और लिखने की प्रॉब्लम होती है, उन्हें पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, एंड क्या स्पेल एंड राइट एक्यूरेटली, एंड वो सही तरीके से लिख नहीं पाते। तो ये तीनों आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर है। अब चलते हैं इसी में। अ चाइल्ड आइडेंटिफाइड टू हैव कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हैज हाइपो इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड इम्पेयरमेंट टू एडेप्टिव बिहेवियर। दिस इम्पेयरमेंट नीड टू बी आइडेंटिफाइड बिफोर 18 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड। यानी ये जितने भी इफेक्ट आपके आते हैं, ये जितने भी सिम्टम्स आते हैं, तो वो सारे 18 साल से पहले ही पहचान लिए जाते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद पहचानते हैं तो काफ़ी दिक्कत है। 18 साल से पहले के बच्चे में ये सारी जो सिम्टम है वो पहचान लिए जाते हैं। और उसके लिए भी क्या है कि एक टेस्ट है, IQ टेस्ट, तो उससे पता लगता है कि उसको कितनी सीवियर है, या बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, या बीच की है, मिडल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कैन बी क्यूज्ड बाय अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स सच अ हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्वायरमेंट फैक्टर, मेल न्यूट्रिशन, infrequent during the growth and development stage of infancy, substance abuse, physical injury and so on। यानी ये किन किन कारणों से, यानी हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इन्वायरमेंट फैक्टर है, मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, इनफ्रीक्वेंट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ इन्फेंसी, सब्सटेंस अब्यूज, यानी जो सब्सटेंस यानी जो पीने या खाने के पदार्थ नहीं होते हैं, उन्हें उनका यूज़ कर ले तो हो जाता है, ठीक है। फिजिकल इंजरी, और आपको फिजिकल इंजरी हो गई तो भी होने की संभावना रहती है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में भी कैरेक्टराइज अ माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। दिस कैरेक्टरफाइड में बी जज अकॉर्डिंग टू देयर IQ टेस्ट स्कोर। यानी ये देखते हैं कि कितनी सीवियर है, कितनी नॉर्मल है, तो उससे IQ टेस्ट देख लो। इफ द IQ ऑफ चाइल्ड बिटवीन 55 to 70, सी इज अ कंसिडर्ड टू हैव माइल्ड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। यानी 55 से 70 के बीच में IQ टेस्ट की जो रीडिंग आती है, तो वो क्या माइल्ड यानी नॉर्मल है, कम है, ठीक है। इफ द IQ ऑफ द चाइल्ड बिटवीन 30 to 50, then the child is the category of moderate cognitive disability. A child falls in the severe cognitive category if the IQ is below 30। और अगर IQ टेस्ट की रीडिंग 30 से नीचे आती है तो वो बहुत सीवियर मानी जाती है, बहुत अधिक मानी जाती है, ठीक है। तो ये तरीके की आपकी रीडिंग है। यानी 55 से 70 के बीच में आएगी तो थोड़ी माइल्ड है, 30 से 55 के बीच में आती है तो मिडिल में मानी जाती है, एंड 30 से बिल्कुल नीचे आती है तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको रीड करते हैं, ठीक है, IQ टेस्ट के हिसाब से। आई होप कि आपको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा पहला था कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। अब नंबर सेकंड आता है इंटेलेक्चुअल, यानी बौद्धिक डिसेबिलिटी, ठीक है, बौद्धिक अक्षमता। देखते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूजली ऑक्योर बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर। अ चाइल्ड विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विल हैव द लिमिटेशन इन द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड ऑल्सो इन द अडेप्टिंग बिहेवियर पैटर्न्स। A child with intellectual disability will have limitation in the functioning of mental capacity such as learning reason problem, solving IQ level, adaptive behavior, focus on the concept skill, social skill and practical skill. A child with the intellectual disability will show limitation in the following areas। यानी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूजली अक्योर द, ये भी क्या 18 साल से पहले ही पहचान ली जाती है।
जिन बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है तो उनकी क्या, उनमें क्या लिमिटेशन आ जाती है, उनमें क्या बाउंडेशन आ जाता है उनके जो कामों में। जैसे कि एडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न, अ चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विल बी लिमिटेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ मेंटल कैपेसिटी, यानी जो उनके मस्तिष्क की जो मानसिक जो क्षमता होती है उनमें लिमिटेशन, उनमें कमी आ जाती है। ठीक है, इधर जैसे कि लर्निंग, सीखने में कमी, रीजनिंग प्रॉब्लम, तार्क शक्ति जो उनकी होती है वो कमी, सॉल्विंग इन आईक्यू लेवल बहुत कम हो जाता है। ठीक है, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट स्किल, उनकी जो कुशल होता है वो कौन सा उनका वो कम होता है, कुशल जो किसी काम करने की एक स्टाइल या क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सोशल स्किल एंड प्रैक्टिकल स्किल, यानी सोशल एंड जो उसके सामाजिक व्यवहार होता है, सामाजिक बिहेवियर होता है, उसमें भी वो काफ़ी कमी होती है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विल द लिमिटेशन इन द फॉलोइंग एरियाज, तो कुछ एरियाज हैं, कुछ वो क्षेत्र हैं, उनमें क्या है कमी। तो देखते हैं नंबर फर्स्ट, लो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, टाइम, नंबर्स एंड डायरेक्शन कॉन्सेप्ट स्किल, यानी लो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, टाइम, नंबर्स एंड डायरेक्शन, यानी वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, जैसे टाइम देखना, नंबर्स एंड लैंग्वेज, डायरेक्शन। तो ये पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुअर सेल्फ स्टीम, फीलिंग द नेगेटिविटी एंड द ऑन सोशल स्किल्स, यानी जो उनके रिलेशन, आपसी संबंध होते हैं एक दूसरों में किसी भी व्यक्ति के साथ, तो वो बनाने में काफ़ी पुअर होते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं दे सकते आप उन्हें, उनका जो सेल्फ स्टीम होता है, पुअर सेल्फ स्टीम होता है, उनमें विश्वास की कमी होती है। तो ये एंड डेली लिविंग एक्टिविटीज़ विल बी स्लो, ऑक्यूपेशनल स्किल एंड हेल्थ केयर विल बी अफेक्टेड, मनी हैंडलिंग एंड सेफ्टी will also affected practical skill, and the cause of this disability may be due to the exposure of the child in a typical community environment, peer group, cultural exposure, language background exposure, family culture is the also the genetic deficiency, यानी इस तरीके से भी हो सकती है, जैसे कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी कैसी है वहाँ की, इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चरल एक्सपोर कैसा है, एंड बैकग्राउंड फैमिली कल्चर, एंड फैमिली कल्चर जो फैमिली में देखा है, जिन फैमिली में ज़्यादा लड़ाई होती है, पेरेंट्सों के बीच में आपसी तालमेल नहीं होता, तो उनके जो बच्चे होते हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उनके जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की संभावना बहुत होती है उन बच्चों को, जिनके पेरेंट्स हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई अच्छा मेल मिलाप नहीं होता, तो वो बच्चा जब देखता है उन सारी चीज़ों को, झगड़ों को और उनको, तो उसके जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, जब मान लो वहाँ की कम्युनिटी वो यही चीज़ देख रहा है, तो उस तरीके से भी उसका क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की संभावना होती है। अब जो नंबर थर्ड है, आई होप कि आपको ईजी तरीके से कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी समझ में आ गई होगी। नंबर थर्ड है फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे कि आप सभी को पता है कि शारीरिक अक्षमता, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी। तो देखते हैं, द वर्ड फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स द लिमिटेशन ऑन अ पर्सन फिजिकली फंक्शन, दिस में इफेक्ट अ पर्सन मूवमेंट, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, पोस्चर एंड सो द क्यूज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी मे बी मेमोरिजियस, सम ऑफ आर द फॉलोज, यानी फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब है उसकी बाउंडेशन पर्सन फिजिकल फंक्शन, यानी जो शारीरिक क्षमता है, शारीरिक क्रियाकलाप है, उसमें उसकी फंक्शन में कमी आ जाती है। दिस में इफेक्ट द पर्सन मूवमेंट, उसके मूवमेंट, उसकी मोबिलिटी, शक्ति, स्ट्रेंथ, स्पीड, गति, पोस्चर, उसके जो पोस्चर है, द क्यूज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, ये सारी जितनी भी चीज़ें उनमें उसकी कमी आ जाती है। ठीक है, ये आपकी बॉडी से रिलेटेड जितने मूवमेंट हुआ, आपका कोई भी मूवमेंट करा, मोबिलिटी है या फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ, स्पीड, पोस्चर, तो इन सारी चीज़ों में क्या है, कमी आ जाती है। ठीक है, जो अलग से ही शो होती है। अब क्या है, तो इसके कुछ कारण हैं, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिकता की, मसल डिस्ट्रोफी, एक्सीडेंट, स्पाइनल इंजरी, केमिकल इम्बैलेंस इन द बॉडी, सीरियस इलनेस दैट इफेक्ट द ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, यानी बहुत सारे बीमारी हो जाती है, सीरियस इलनेस जैसे कि ब्रेन के, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट डालती है, तो उससे भी क्या होता है, फिजिकल डिसेबिलिटी हमें हो जाती है, जैसे एक्सीडेंटल है, मसल डिस्ट्रोफी है, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर है, स्पाइनल इंजरी अगर हो जाती है तो आपका स्पाइनल लीड की हड्डी जिसे बोलते हैं, अगर उसमें दिक्कत आ जाती है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी तो आएगी। ठीक है, तो ये कुछ वो हैं कारण। अब हम पढ़ते हैं, और इससे भी अलग हटके कुछ और हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी कैन बी डायग्नोस्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, बिहेवियर एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, देयर नेचर कैन बी करेक्टेड, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट विकास, जो बच्चे का विकास होता है, बिहेवियर एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो क्या है, ब्रेन इंजरी, अगर आपका ब्रेन में इंजरी होती है
तो आपकी जो फिजिकल जो फंक्शनल हैं, जो आपके फिजिकल फंक्शनल हैं, उनमें भी, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर वहाँ आपकी इंजरी होती है तो वहाँ से क्या जितने भी आपको फंक्शनल जो आपको एक आदेश दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है तो उसको आप फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ आपका, स्पाइनल बाइफिडा हुआ, एंड एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी आना। एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी, जैसे जिन लोगों को मिर्गी आती है तो वो भी क्या फिजिकल एक्टिविटी में ही आती है, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, डॉर्फिज्म होता है यानी बोनापिन, डॉर्फिज्म का मतलब होता है बोनापन, तो उस पर क्या होता है वो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी में आता है। ये क्या चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं अ फ्यू मेजर क्यूजर डिसेबिलिटी आर डिस्कस्ड द अंडर, तो इनके भी आपके एंड आपको इसके भी क्या कुछ हेडिंग है आपकी जिनसे फिजिकल एक्टिविटी होती है। नंबर फर्स्ट है जेनेटिक, पुअर्टी, एक्सीडेंट, डिजीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेल न्यूट्रिशन, रेडिएशन, टॉक्सिसिटी, वायलेंस एंड ट्रोमा, मेडिकल मेल प्रैक्टिस। तो आपको कुछ भी, जैसे आपको अगर आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पर 10 दे दी तो कम से कम आपको 5 हेडिंग तो पता होनी चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी के कौन कौन से कारण होते हैं। तो जेनेटिक्स में देख लेते हैं, पुअर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। जेनेटिक्स में देख लेते हैं एनोमलीज इन द जेन्स कैन क्यूज डिसेबिलिटी सच एज स्पाइनल बाइफिडा, स्प्लिट स्पाइन एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लाइक डाउन सिंड्रोम एंड फ्रैगलिल एक्स सिंड्रोम। These are interactive at birth, however disease and exposure to the radiation may also bring about genetic anomalies। यानी जो जन्म से आपको ये चीज़ें मिलती हैं, ऐसी कुछ बीमारियां मिलती हैं, स्पाइनल बाइफिडा हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ, तो ये सारा क्या आपके जेनेटिक्स हो सकता है, यानी अनुवांशिक आपको पेरेंट्स या उससे रिलेशन में आपको मिल सकती हैं जो ऐसी बीमारियाँ, तो आपको जेनेटिक कह ली जाएंगी। नंबर सेकंड है द पुअर्टी, गरीबी। Many families live below the poverty line and go without 2 square meals a day. Their living conditions are drastic and they do not have access to quality health care. Safe drinking water, proper sanitation and wholesome nutrition as such they fall prey to mere disease and disability and pass them on the offspring। यानी गरीबी भी एक तरीके से आप देख सकते हो कि जिन लोग गरीब हैं या फिर रोड के किनारे रहते हैं तो वो क्या नहीं भूख को ढंग से, यानी उन्हें खाना ही नहीं मिलता, तो क्या होता है जाहिर सी बात है वो अपना पोषण ही अपनी बॉडी को नहीं दे पाएंगे, तो क्या होता है वो उन्हें शारीरिक अक्षमता आएगी, तो वो भी एक कारण है शारीरिक अक्षमता का, ठीक है। नंबर थर्ड है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आर द अनप्रेडिक्टेबल एक्सटर्नल केसेस दैट may result in the permanent disability such as paralysis of the limbs, inoculation and a cyclomatic disorder. These employed at the dangerous workplace, for example mines, clinical industries, construction business, etc. should take extra care in order to avoid accident। यानी एक्सीडेंट एक तरीके का शारीरिक जो बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट की, यह फिजिकल डिसेबिलिटी का क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो उसमें जाहिर सी बात है एक्सीडेंट आजकल जितने कि लोग बहुत ज़्यादा, जितने कि हर किसी के पास आज कार गाड़ियाँ और जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और जैसे ऐसे कुछ एम्प्लॉई हैं जो माइंस में काम करते हैं और डेंजरस वर्क प्लेस पे काम करते हैं, माइंस हुआ, केमिकल इंडस्ट्री हुई, कंस्ट्रक्शन बिजनेस हुआ, तो यहाँ भी क्या है फिजिकल डिसेबिलिटी होने की उन लोगों को, उन एम्प्लॉइयों को बहुत ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। अब क्या है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, डिस्ट्रक्शन इन द फंक्शन ऑफ द एंड्रोसाइन ग्लैंड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट डिसेबिलिटी बोथ फिजिकल एंड मेंटल। यानी जो आपका एंड्रोसाइन ग्लैंड होती है जहाँ आपके हार्मोन बनते हैं, तो वहाँ पे अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो वो संभावना कहाँ आपकी आती है, आपकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी होने की संभावना आती है, एंड मेंटल जो डिसेबिलिटी होती है उसकी भी संभावना। मेल न्यूट्रिशन में आपका वही हो गया, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन इफेक्टेड द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड हु माइट बिकम फिजिकली वीक। यानी मेल न्यूट्रिशन आपकी, अगर आपकी जो डाइट है उसमें आपके विटामिन प्रोटीन्स की कमी है तो भी आपको फिजिकल डिसेबिलिटी होने की संभावना होती है। रेडिएशन देख लेते हैं, रेडिएशन है, रेडिएशन भी एक कारण है फिजिकल डिसेबिलिटी होने की। यानी आपने देखा था जैसे कि नागासाकी और हिरोशिमा में जब परमाणु बम गिरा था तो आज तक वहाँ पे क्या फिजिकल
हैंडीकैप्ड यानी जो पॉपुलेशन बहुत टाइम तक अब भी इफेक्टेड है, तो क्या वो रेडिएशन ही था। तो जहाँ ऐसे वॉर हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो वहाँ का लॉन्ग टाइम तक उसका इफेक्ट होता है, तो उससे क्या फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया। मेडिकल मेल प्रैक्टिस में देख लेते हैं। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज हैज बीन नोन इन द इंटरवेंटिव क्यूज डिसेबिलिटी विद देयर लैक ऑफ नॉलेज एंड हाइजीन मेथड लाइक नॉट स्टेलिंग देयर इक्विपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द रॉन्ग मेडिकेशन। यानी ख़राब इलाज होने से भी आपको फिजिकल डिसेबिलिटी होने की संभावना है। जैसे कि आप देखते हैं ना, कुछ हॉस्पिटल और अस्पतालों में क्या अच्छे डॉक्टर नहीं होते, या अच्छे डॉक्टरों की कमी होती है, उन्हें नॉलेज की कमी होती है, तो क्या है वो वहाँ पे जो मरीजों का इलाज होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको फिजिकल डिसेबिलिटी होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ये बहुत सारे कारण थे जिनमें ऐसी संभावना बन सकती हैं कि जहाँ पे आप डिसेबल यानी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर या मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर आ सकते हो। तो यहाँ आपके आई होप कि आपको तीनों जो टॉपिक मैंने बताए, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड एक्सक्यूजेस, ठीक है, तो ये सारे आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, एक्सक्यूज एंड नेचर। अभी तो हमने क्या डिसेबिलिटी के टाइप्स पढ़े थे, अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।